कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कपास दर्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपकी पाक्षिक कॉटन अपडेट। कपास की बढ़ती फसल के मौसम पर समय पर सही जानकारी देने वाला आपका विश्वसनीय स्रोत। हर पखवाड़े हम आपके लिए फसल की प्रगति, मौसम का पूर्वानुमान, फसल प्रबंधन के तरीके, कीट एवं रोग निगरानी और भारत के कपास उत्पादक क्षेत्रों के लिए समय पर सलाह लेकर आते हैं, जिससे किसान पूरे फसल चक्र के दौरान सही निर्णय ले सके। आइए इस सप्ताह की बुआई प्रगति, मौसम पूर्वानुमान और पोषक तत्व सलाह के साथ शुरुआत करते हैं, जो भारत के कपास उत्पादक राज्यों को कवर करती है। कपास की बुवाई 98.7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हो चुकी है और यह अंतर अब घटकर पिछले साल की तुलना में मात्र 3.9% कम रह गया है। उत्तर क्षेत्र में सभी 4 राज्यों में बुआई क्षेत्र पिछले साल की तुलना में कम है। पंजाब में सबसे तेज गिरावट दर्ज हुई, 33% से अधिक। इसके बाद हरियाणा में 22%, उत्तर प्रदेश में 19% और राजस्थान में लगभग 16% की गिरावट रही। मौसम के अनुसार पंजाब में हल्की कभी कभार बारिश होगी, जबकि हरियाणा मुख्यतः शुष्क रहेगा, केवल छिटपुट बारिश के साथ। राजस्थान में मिश्रित मौसम रहेगा, पश्चिम में बिखरी हुई बारिश और पूर्व में व्यापक बारिश, जो बाद में कम होगी। कपास अधिकतर फूल आने से लेकर प्रारंभिक बॉल बनने की अवस्था में है। वर्षा थमने के बाद ही नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग पूरी करें, डीएपी का प्रयोग न करें। बॉल धारण के लिए 2% पोटेशियम नाइट्रेट स्प्रे करें। मध्य क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा अभी भी पिछले साल से पीछे हैं, लेकिन अनुकूल वर्षा के कारण तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश पहले ही आगे निकल चुका है, जो पिछले साल की तुलना में 4.32% अधिक है। मौसम के अनुसार गुजरात में इस सप्ताह भारी से बहुत भारी वर्षा होगी, फिर कम होगी। मध्य प्रदेश पश्चिम में भारी वर्षा जारी रहेगी, जबकि पूर्व में व्यापक वर्षा होगी, फिर कम होगी। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा मुख्यतः शुष्क रहेंगे, छिटपुट बारिश के साथ। ओडिशा में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहेगी। अधिकतर खेत बुआई के 20 से 45 दिन बाद की अवस्था में है। बारिश मुक्त अवधि के दौरान अनुशंसित दूसरा नाइट्रोजन स्प्लिट डालें और पोषक तत्वों की हानि रोकने के लिए भारी वर्षा से पहले खाद डालने से बचें। दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश देश में सबसे आगे है, जहां 29% की वृद्धि हुई है। तेलंगाना में 8% की बढ़ोतरी है, जबकि कर्नाटक में 10% की कमी आई है। तमिलनाडु में मुख्य मौसम अगस्त तक शुरू होगा। तेलंगाना, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तमिलनाडु के कपास क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क स्थिति रहेगी, केवल छिटपुट बारिश की संभावना है। वर्षा के बाद पहला नाइट्रोजन स्प्लिट डालें। खाद को नम मिट्टी में मिलाएं बजाय छिड़कने के, और पौधे से 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इस सप्ताह का मुख्य संदेश है, पोषक तत्वों का प्रयोग मौसम के अनुसार करें। वर्षा के बाद खाद डालें, बहाव से होने वाली हानि से बचें और खेत में अच्छी जल निकासी बनाए रखें। कुल मिलाकर जुलाई में अच्छी बुआई प्रगति दर्ज हुई है और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में कृषि कार्य जारी रहने से आगे और वृद्धि होने की संभावना है। मुख्य पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा कपास को स्वस्थ वृद्धि, बेहतर स्क्वायर रिटेंशन, बोंड विकास में सुधार और अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। मुख्य पोषक तत्व सामान्यतः मृदा परीक्षण की सिफारिश के आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व केवल तब लगाए जाने चाहिए जब फसल में कमी के लक्षण दिखाई दें। जिंक की कमी सबसे पहले युवा और मध्यम आयु की पत्तियों पर दिखाई देती है। पीलापन पत्ती के किनारों से शुरू होकर धीरे धीरे भीतर की ओर फैलता है। जिंक की कमी सामान्यतः क्षारीय मिट्टी और अधिक फास्फोरस वाले खेतों में देखी जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए मिट्टी में प्रति एकड़ 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट डालें या पौध अवस्था में प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम का छिड़काव करें।
मैग्नीशियम की कमी सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देती है। हरी शिराएं स्पष्ट रहती हैं, जबकि आसपास का पत्ती ऊतक पीला हो जाता है। ये कमी हल्की मिट्टी, अम्लीय मिट्टी और अधिक पोटेशियम वाले खेतों में सामान्य है। वनस्पति अवस्था के दौरान प्रति लीटर पानी में 10 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का पत्तियों पर छिड़काव करें। बोरॉन की कमी युवा पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बों से शुरू होती है। इसके बाद पत्ती के किनारे सूखने और गलने लगते हैं। बोरॉन की कमी कैल्शियम युक्त क्षारीय मिट्टी, कम जीवांश कार्बन वाली हल्की मिट्टी और सूखे के दौरान सामान्य है, जब पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता है। बोरॉन फूल आने और बोंड बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रति हेक्टेयर मिट्टी में 10 किलोग्राम बोरेक्स डालें या फूल व बोंड बनने की अवस्था में प्रति लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम सोल्यूबोर का छिड़काव करें। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समय पर पहचान और सुधार फसल की सेहत सुधारने, फूल व बोंड के गिरने को कम करने और कपास उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। सूक्ष्म पोषक तत्व डालने से पहले अपने स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। आइए बात करते हैं जैविक खाद की और कैसे इसे जैव उर्वरकों से समृद्ध करके मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है और कपास की पैदावार को स्वाभाविक रूप से बढ़ाया जा सकता है। भूमि तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर 5 से 10 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डालने की सलाह दी जाती है और यह कम से कम हर 3 साल में एक बार जरूर करें, ताकि मिट्टी स्वस्थ रहे और कपास की पैदावार बनी रहे। हर सीजन में कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को लाभदायक जैव उर्वरकों से समृद्ध किया जा सकता है। एजोटोबैक्टर हवा से नाइट्रोजन को फसल के लिए उपलब्ध कराता है। फॉस्फेट घोलक बैक्टीरिया फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं, जबकि पोटाश घोलक बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद पोटाश को पौधों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इन जैव उर्वरकों को अलग अलग या एक साथ एनपीके माइक्रोबियल कंसोर्टियम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। खेत में डालने से ठीक पहले इन्हें नम और अच्छी तरह सड़ी हुई कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट में अच्छी तरह मिला लें। पौध अवस्था के दौरान समृद्ध जैविक खाद को कपास की कतारों में पौधों की जड़ के पास डालें। इससे जड़ों की मजबूत बढ़वार होती है और जड़ क्षेत्र में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। लाभदायक सूक्ष्म जीव जड़ों के आसपास बढ़ते हैं, जिससे पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग होता है। मिट्टी की जैविक सक्रियता बढ़ती है और मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है, जो सूखे के समय नमी बनाए रखने में मदद करता है। लगभग 1 से 2% नाइट्रोजन वाली 1 टन अच्छी जैविक खाद डालने से प्रति हेक्टेयर यूरिया से 10 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो सकती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, खाद का खर्च कम होता है और मिट्टी मजबूत बनती है। स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ कपास मिलती है। समृद्ध जैविक खाद को संतुलित उर्वरक उपयोग के साथ जोड़ना पुनर्योजी और जलवायु अनुकूल कपास खेती की दिशा में एक अहम कदम है। आइए बात करते हैं थ्रिप्स की, एक बहुत छोटा कीट जो पौध अवस्था से ही आपकी कपास की फसल को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। पौध अवस्था में थ्रिप्स का शुरुआती हमला खासकर सूखे मौसम में युवा कपास के पौधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। पहला संकेत है पत्तियों का सिकुड़ना और उनका आकार बिगड़ जाना। कीटग्रस्त पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उनकी गांठों के बीच की दूरी कम हो जाती है। जड़ों की बढ़वार भी कम हो जाती है, जिससे पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण सीमित हो जाता है। जल्दी पहचान के लिए बुआई के बाद पहले महीने के दौरान युवा कपास के पौधों का नियमित निरीक्षण करें। संतुलित पोषण के जरिए फसल की मजबूती बनाए रखें और कीटनाशक का प्रयोग केवल संक्रमण की गंभीरता के आधार पर करें। समय पर की गई कार्रवाई पैदावार की रक्षा करती है। अब बात करते हैं कीट निगरानी की। कुछ आसान उपकरण जो समस्या को जल्दी पहचानने में मदद करते हैं, इससे पहले कि वह आपकी पैदावार को प्रभावित करे। नियमित कीट निगरानी कपास में प्रभावी और किफायती कीट प्रबंधन की दिशा में पहला कदम है। सफेद मक्खी, माहू और तेला जैसे रस चूसने वाले कीटों की निगरानी के लिए बुआई के 30 दिन बाद येलो स्टिकी ट्रैप लगाएं।
ट्रैप को फसल की ऊपरी सतह से थोड़ा ऊपर रखें और जैसे जैसे फसल बढ़े ट्रैप की ऊंचाई भी बढ़ाते रहें। गुलाबी सुंडी के लिए फूल आने से पहले प्रति एकड़ 2 सेक्स फेरोमोन ट्रैप लगाएं ताकि नर पतंगों की पहली उपस्थिति का पता चल सके। ट्रैप की नियमित निगरानी करें और छिड़काव का निर्णय तभी लें जब लगातार 3 रातों तक प्रति ट्रैप 8 पतंगे पकड़ में आए, यानी आर्थिक क्षति स्तर पार हो जाए। समय पर निगरानी करने से अनावश्यक कीटनाशक छिड़काव कम होता है, उत्पादन लागत घटती है और टिकाऊ कपास उत्पादन के लिए लाभदायक कीट सुरक्षित रहते हैं। यहीं समाप्त होता है इस पखवाड़े का कपास दर्शन बुलेटिन। अपने खेतों की निगरानी करते रहें, इन सलाहों का पालन करें और हम मिलेंगे अगले पखवाड़े के बुलेटिन में।